Alright, so 22nd क्वेश्चन था. Just a second. So 22nd क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. It is possible to produce algae-based biofuel, which is or are the likely limitations of the developing country in promoting this industry. ठीक है, तो बायोफ्यूल्स पे क्वेश्चन था. एंड बायोटेक या बायोफ्यूल पिछले 3-4 सालों से यूपीएससी का काफी फेवरेट टॉपिक रहा है. ठीक है, सो इस पे देखते हैं. पहला ऑप्शन था प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन सी ओनली एंड नॉट इन कॉन्टिनेंट. सेकेंड, सेटिंग अप एंड engineering the algae-based biofuel products requires high level of expertise and technology until the construction is completed. Next, economically viable production necessitates the setting up of large-scale facility which may raise ecological and social concern. ठीक है, so अगर फर्स्ट टर्म देखोगे तो हम जब ये क्वेश्चंस करते हैं तो इनमें ना कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जिनको देखना चाहिए. सो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ओनली, तो ओनली का मतलब कि बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि सिर्फ सी में हो सकता है. ठीक है, तो ये एक रेड फ्लैग होना चाहिए. तो ओनली देखते ही थोड़ा बहुत आपके दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि गलत होने के चांसेस है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन वैसे भी गलत है क्योंकि एल्गी जो है कॉन्टिनेंट्स के ऊपर भी देखने को मिलता है, तो ऐसा ये सही नहीं है. तो ठीक है, वन वाला इलिमिनेट कर सकते हैं. एंड फिर हम जो है अगर ऑप्शन चेक करोगे तो यू विल बी लेफ्ट विद ईदर 2 और 3 और ईदर सी विच इज 3. ठीक है, तो थर्ड वाला तो हम मान के चल सकते हैं कि सही है. एंड सेकंड वाला अगर आप पढ़ोगे, सेटिंग अप इंजीनियरिंग बेस्ड बायोफ्यूल रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड. ठीक है, तो हम इसको मान सकते हैं कि इट कुड बी ट्रू. ठीक है, सो आंसर इस केस में 2 and 3 लेके चल सकते हैं. ठीक है, सो जो कैन, एबल टू, माइट, इस टाइप के जो वर्ड है वो पॉसिबिलिटी इंडिकेट करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सच स्टेटमेंट आर करेक्ट. ठीक है, सो उस सेंस में थोड़ा सा टैकल कर सकते थे अगर एग्जैक्टली नहीं बता तो. सो इसके रिस्पेक्ट में इंडिया का एक बायोफ्यूल पॉलिसी है, तो उसको देखना जरूरी हो जाता है. सो बायोफ्यूल ऐसा कोई भी फ्यूल जो कि हम ऑर्गेनिक मैटर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो उसको बायोफ्यूल कहते हैं. सो हमारा जो नेशनल बायोफ्यूल ये पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल था 2018 का, उसके अंडर हमने टारगेट्स एनविसाज किए थे कि हम पेट्रोल के अंदर एक सर्टेन परसेंट तक, एक सर्टेन टारगेट ईयर तक बायोफ्यूल ब्लेंडिंग कर देंगे पेट्रोल में. तो कोई वो टारगेट ईयर और ब्लेंड बता सकता है? आई थिंक पेट्रोल के लिए था 30% टिल 2025 एंड फॉर डीजल 5% टिल 2030. करेक्ट, तो बिल्कुल सही बताया दोनों टारगेट्स. तो पहली बात तो ये चीज पता होनी चाहिए कब टारगेट अचीव करना है. तो पेट्रोल के लिए पहले 2030 था, लेकिन उसको प्रीपोन कर देगा टू 2025. ठीक है, और 20% ब्लेंड चाहिए वहां पे. सो अब देखते हैं कि बायोफ्यूल्स के अंदर जनरेशन क्या है. तो बायोफ्यूल जो है बेसिकली हमारा जो ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है उसको डिग्रेड करके हम लोग बायोफ्यूल्स बना सकते हैं. सो डिपेंड करता है कि किस टाइप का आप रॉ मटेरियल यूज करो. इनफैक्ट यूपीएससी में आई थिंक शायद 2020 में ही क्वेश्चन था, इसमें ये पूछा गया था कि इनमें से कौन से मटेरियल्स को यूज करके बायोफ्यूल बनाया जा सकता है. तो कसावा और 2-3 और 5-6 चीजें थी, तो इनको सिलेक्ट करना था. ठीक है, सो उस सेंस में देखो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल किसे बोलेंगे. तो दीज आर डिराइव फ्रॉम एडिबल प्लांट्स ग्रोन ऑन एरेबल लैंड. Ethanol and butanol produced by yeast fermentation. Crops include wheat, sugarcane, and oily seeds, attributed as potential reason for recent spike in food prices. So net energy negative. सो फर्स्ट एनर्जी जो बायोफ्यूल है वो रेडिली अवेलेबल जो ईडेबल सब्सटेंसेस थे या ईडेबल रॉ मटेरियल था, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, बार्ले हो गया, या शुगर केन का जो मोलासिस हो गया. तो ये जो ईडेबल आइटम्स थे हमारे फूड के अंदर, उनको यूज करके, उनको फर्मेंट करके हम लोग उससे बायोफ्यूल बना सकते हैं, लाइक इथेनॉल एंड ब्यूटेनॉल. ठीक है, एंड फिर उसको पेट्रोल के साथ ब्लेंड कर सकते हैं. तो फर्स्ट जनरेशन में ये याद रखना, जो हमारे खाने के जो सामान थे उन्हीं को हम लोग फर्मेंट करके बायोफ्यूल बना रहे हैं. सेकेंड जनरेशन प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन ईडेबल क्रॉप ग्रोन ऑन नॉन अरेबल लैंड. ठीक है, सो नॉन ईडेबल क्रॉप्स के ऊपर हमारा यहाँ पे फोकस है, और नॉन अरेबल लैंड. ठीक है, मतलब जहाँ पे प्रॉपरली एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था या फैलो लैंड थी, उसको हम रिक्लेम करें वाया एग्रीकल्चर. ठीक है, और वहां पे नॉन ईडेबल क्रॉप उगाए. पहले में हमने फर्स्ट जनरेशन में देखा ईडेबल क्रॉप्स ऑन अरेबल लैंड. ठीक है, सेकंड में हम देख रहे हैं नॉन ईडेबल एंड नॉन अरेबल लैंड. तो दोनों में ये डिफरेंस है. सो यहाँ पे जो सब्सटेंसेस होंगे उनके अंदर हाई
लिग्नो सेल्यूलोसिक कंटेंट होगा। तो लिग्नो सेल्यूलोसिक क्या होता है? सो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनका अगर आपने देखा होगा तो बहुत रिजिड वो स्टेम्स होती हैं उनकी, ठीक है। तो वो सब उसके अंदर सेल्यूलोज भरा रहता है। प्लांट सेल का अगर आप पढ़ोगे भी तो उसमें सेल्यूलोज होता है, ठीक है, ताकि उसकी जो वॉल होती है वो रिजिड होती है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल, ठीक है। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी डिफरेंस 2020 के यूपीएससी पेपर में पूछा हुआ है, तो वो पता होना चाहिए, ठीक है। सो पोटेंशियल टू बी नेट एनर्जी पॉजिटिव, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी नॉन अरेबल लैंड है उसको एक तो रिक्लेम करेंगे एंड दूसरा नॉन ईडेबल क्रॉप्स उगाएंगे। तो जैसे नाम सुना होगा जट्रोफा, ठीक है। तो जट्रोफा जो है उसमें से वो ऑयल सीड से निकलते हैं उसके, जिसकी मदद से हम लोग बायोडीजल वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो जट्रोफा एज सच खाने वगैरह में कहीं नहीं यूज होता है, नॉन ईडेबल क्रॉप है, तो उसको हम ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड जनरेशन के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग अब तक क्रॉप्स की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम मूव ऑन कर गए हैं टूवर्ड्स एल्गीज एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो एल्गीज से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एल्गीज को हम लोग यूज करके बायोफ्यूल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये मोस्टली नॉन अरेबल लैंड जो है उसके ऊपर ही ग्रो होगा, ठीक है। एंड पोटेंशियली कार्बन न्यूट्रल रहेगा एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफ ऑल बायोफ्यूल सोर्सेज है। तो एल्गी की जो ग्रोथ होती है बहुत फास्ट होती है एंड वो ये बायोफ्यूल बनाने में हेल्प कर सकते हैं। एंड लास्टली फोर्थ जो जनरेशन है वहां पे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके ज्यादा एफिशिएंट ऐसे क्रॉप्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं जो कि बहुत तेजी से बायोफ्यूल जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि ऑल्टरिंग लिपिड कैरेक्टरिस्टिक, इंट्रोड्यूसिंग लिपिड एक्सट्रैक्शन पाथवे। तो उनका जो लिपिड होता है वो बेसिकली फैट होता है एंड उस फैट को हम थोड़ा सा प्रोसेस करके बायोफ्यूल बना सकते हैं, ठीक है। सो ये 4 जनरेशन है, तो इनके बारे में बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये। सो ये नेक्स्ट जो है ये इन्फोग्राफिक था, तो मोरलेस उसमें यही बात कही गई है, कुछ नया ऐसा सच नहीं है। अभी रिसेंटली जब कोविड चालू हुआ था तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो राइस एक्सेस राइस है वो हमारी जितने भी शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उन सबको ये बोल दिया था कि आप एक्स्ट्रा राइस यूज कर लो या मोलासिस यूज करके इथेनॉल बना लो, ठीक है। वो इथेनॉल जो है वो बेसिकली जो हमारा हैंड सैनिटाइजर था उसमें यूज हो रहा था, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो वो हमने एक तरीके से लार्ज स्केल पे फूड जो है था वो डाइवर्ट कर दिया था वहां पे। सो फर्स्ट जनरेशन में प्रॉब्लम यही है कि उसको अगर ज्यादा यूज कर लेंगे तो फूड शॉर्टेज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम एडिबल सब्सटेंसेस को यूज कर रहे हैं। तो हमारी जरूरत जो है अभी वो सेकेंड थर्ड या फोर्थ के ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है। सो वही इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। किसी और को कुछ और ऐड करना है इस टॉपिक में? ऑलराइट, सो नेक्स्ट पे चलते फिर। प्रसाद सर आप कंटिन्यू करिए। हाँ सर, 28th वाला क्वेश्चन है अभी, बाकी तो एक्सप्लेन कर दिए। Alright, so 28 था about nuclear security summits. फर्स्ट स्टेटमेंट था संजय इको वाला। Oh, sorry. तो फर्स्ट स्टेटमेंट था द न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स आर पीरियोडिकली हेल्ड अंडर द ईजिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। एंड सेकंड था द आईपीएफएम इज एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये प्रोमिनेंट थीम जो काफी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यही सेशंस में, कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री का रेफरेंस आता है तो दे आर मोस्ट लाइकली टू बी इनकरेक्ट, क्योंकि ये सबसे इजी वे होता है फंसाना बच्चों को। तो यहाँ पे वही हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गन नहीं है, तो यूनाइटेड स्टेट्स का इनिशिएटिव था न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स, ठीक है। तो थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। अबाउट न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट, इट इज एन इनिशिएटिव दैट वाज अनाउंस्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स इन 2009। तो इसका पर्पस था टू चेक न्यूक्लियर टेररिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अब तक 4 समिट्स हो चुके हैं एज ऑफ 2021। द लास्ट समिट 2016 में हुआ था, इसलिए 2017 में क्वेश्चन। तो अगेन ये तभी न्यूज में था इसलिए क्वेश्चन आ गया था। ये 2017 के पेपर में हम लोग ने बहुत बार देखा कि जो 16 और 17 में न्यूज में तो वो सीधा सीधा पूछ लिया, ठीक है।
देन इसका एम क्या है, नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट का एम क्या होता है? अगेन टू सिक्योर फिसाइल मटेरियल फ्रॉम बीइंग मिसयूज्ड। सेकंड काफी जनरलिस्टिक से एम्स है, बट ठीक है एक बार देख लीजिए। थर्ड वन इज इम्पोर्टेंट वन। इसमें लिखा है कि इम्प्रूवमेंट इन द मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो बेसिकली परस्यू करना लोगों को, कंट्रीज को, टू ज्वाइन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखोगे तो वहां पे उन्होंने इसलिए यूज करा था एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का रेफरेंस। ठीक है, थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं, वो क्या है। इट इज वाइडली नोन एज वर्ल्ड्स एटॉम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर आती है। ठीक है, सो इट्स विद इन यूनाइटेड नेशंस। इट वाज क्रिएटेड इन 1957, जिसका हेडक्वार्टर है वियना में, व्हिच इज इन ऑस्ट्रिया। अगेन ये थोड़ा फैक्ट, 2005 में इट वन नोबेल प्राइज फॉर सेफ एंड पीसफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेते यूपीएससी, तो वी थिंक इट्स आउट ऑफ द बॉक्स, बट ए इम्पोर्टेंट रेफरेंस। अगेन इट रिपोर्ट्स एनुअली टू यूएनजीए एंड यूएनएससी, दोनों को रिपोर्ट करता है। अभी ये न्यूज में क्यों है रिसेंटली, रिसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? तो लाइक वी ऑल नो कि 2015 में ईरान ने एक न्यूक्लियर डील साइन करा था विद यूएस, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना एंड रशिया, बेसिकली P5+1 कंट्रीज के साथ में, विच इज ऑल्सो नोन एज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। तो उसके अंदर ईरान को एक टारगेट दिया गया था टू स्टॉकपाइल 202.8 kgs, बट IAEA रिपोर्टेड कि ईरान उससे ज्यादा स्टॉकपाइल कर रहा है यूरेनियम। तो इसीलिए IAEA के इंस्पेक्टर्स को ईरान विजिट करना है अभी, टू चेक कि उन्होंने कितना स्टॉकपाइल करा है। ठीक है, इन द प्रोसेस मतलब मीनवाइल यूएस ने ये अबैंडन कर दिया डील, बिकॉज उन्हें लगा कि अगेन ब्रीच हो रहा है टारगेट्स का। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ये मार्च 2022 में डिप्लोमेट्स फ्रॉम ईरान एंड वर्ल्ड पावर्स फिर से परस्यू कर रहे हैं कि वो डील रिवाइव करो। फॉर सम रीजन स्टेटमेंट यहाँ पे आधा ही पोस्ट हुआ है, बट ठीक है, उसका मीनिंग यही है कि अभी ईरान को चाह रहा है कि ये डील एक्टिव हो जाए। तो किसी को पता है ईरान में कौन से साइट पे अभी कौन सी साइट है जो एक्टिव है न्यूक्लियर इसके लिए? हमने ये टेस्ट करा। करेक्ट Natanz? करेक्ट करेक्ट। तो थोड़ा वो याद रखना, इसीलिए वो कॉन्टेक्स्ट में एक प्रीलिम्स में भी, मतलब मॉक्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो दिस वाज इट अबाउट दिस क्वेश्चन। किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? तो क्या नाम बोला आपने? नटांस न्यूक्लियर साइट थी। And ends it. Natanz. हाँ, सो जब भी हम न्यूक्लियर मटेरियल की बात करते हैं तो दो टाइप का मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फर्टाइल और फिसाइल। तो कोई डिफरेंस बता सकते हैं इन दोनों टर्म के बीच में क्या है? फर्टाइल मतलब जो ग्रो हो सके, और फर्टाइल मतलब फ्रूटलेस, विच कैन नॉट बी ग्रो, फ्रूटलेस। ये हम न्यूक्लियर के कंटेक्स्ट में बात करें मैम। ओके, सो फर्टाइल वो मटेरियल जो होता है जो बेसिकली फिसाइल होने के हो सकता है। ठीक है, फिसाइल इज द मटेरियल विच कैन रेडिली अंडरगो न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, कि एक जैसे ही न्यूक्लियर उसका बॉम्बार्ड हुआ 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर वो आगे फर्दर बॉम्बार्ड करेंगे एंड ऐसे एक चेन रिएक्शन चल जाएगा, उसको कहते हैं फिसाइल मटेरियल। तो फिसाइल मटेरियल जैसे हमारे बॉम्ब्स होते हैं उनके अंदर यूज होता है। ठीक है, कि एकदम बॉम्ब गिराया, एक रिएक्शन चालू हुआ एंड उससे पूरा चेन रिएक्शन हुआ एंड उससे पूरा का पूरा वो जो एक्सप्लोजन है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, और जो फर्टाइल होता है वो ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर प्रॉपर्टी है कि उसको न्यूट्रॉन का बॉम्बार्ड करके थोड़ा बहुत हम लोग फिसाइल बना सके। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं यूरेनियम की, तो यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स होते हैं। तो आइसोटोप होता है एक U238 एंड U235। ठीक है, तो नेचुरली जो यूरेनियम मिलता है वो मिलता है हमें U238 की फॉर्म में, जिसको रॉ हम बोलते हैं कि रॉ यूरेनियम है। ठीक है, उसको लेकर आया जाता है
एंड फिर उसको एक कंट्रोल्ड रिएक्शन के अंदर थोड़ा बॉम्बार्ड करते हैं ताकि वो फिसाइल बन जाए, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन करने के काबिल हो जाए। तो फिर वो कन्वर्ट होता है U-235 के अंदर। ठीक है, सो ये दोनों आइसोटोप्स में ये चीज याद रखनी है, U-238 इज अ फर्टाइल मटीरियल while U-235 इज अ फिसाइल मटीरियल। ठीक है, और एग्जाम्पल दो फिसाइल मटीरियल का, जो प्लूटोनियम होता है, तो वो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि जो हमारे 3 स्टेज ऑफ रिएक्टर्स जो एनविसाज किए गए थे हमारे एटॉमिक पॉलिसी के अंडर, तो पहला था प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, जिसका जो बाई प्रोडक्ट होगा वो प्लूटोनियम होगा। उस प्लूटोनियम को फिर नेक्स्ट हम स्टेज में डाल सकते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। ठीक है, एंड लास्ट जो था वो थोरियम बेस्ड रिएक्टर है, जो अभी तक हम लोग बना नहीं पाए हैं। ठीक है, सो ये चीज है इसके अंदर, पता होना चाहिए। किसी और का कोई क्वेश्चन है इसमें? यूरेनियम 233 वाला क्या है फिर? 233 33 भी उसका एक आइसोटोप ही है, वो भी आई थिंक फिसाइल ही है। अच्छा, 238 को 235 बनाने लाइक बीच में 233 फॉर्म होता है। हाँ, एक इंटरमीडिएट स्टेज कह सकते हैं। प्रोसेस में हाँ, इंटरमीडिएट स्टेज कह सकते हैं कि हाँ उसके अंदर वो भी फॉर्म होता है, बट मेजरली हमारा जो टारगेट रहता है वो U-235 ही रहता है। So, मेरा क्वेश्चन था कि जर्मेनियम एक ऐसे एलिमेंट होता है, तो आइस मतलब रेडियो एक्टिव होता है या नहीं होता है? नो, क्योंकि अभी जो सेमीकंडक्टर की मतलब शॉर्टेज चल रही थी, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर बनाने में यूज होते हैं। तो इस टाइप से यूपीएससी थोड़ा मतलब ऑप्शंस के साथ खेल सकता है, क्योंकि ये सिमिलर नेम होते हैं ना, प्लूटोनियम एंड यूरेनियम, जर्मेनियम, तो लगेगा कि हाँ ये भी रेडियो एक्टिव होता है। तो उसको राइट। लेकिन ज्यादातर हाँ, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स मतलब इफ यू रिमेम्बर हमारे वो टेबल था ना एलिमेंट्स का, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ज्यादातर यूज होते हैं, whereas silicon and all other metals they belong to P block or S block or something like that. हाँ, मेरे को एग्जैक्टली उतना श्योर नहीं है, बट या ये चीज थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि नाम सिमिलर सा लग रहा है तो पूछ सकता है। जो जर्मेनियम जो होता है वो ट्रांजिस्टर वगैरह बनाते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं उनमें, और सिलिकॉन वेफर के एज अ रिप्लेसमेंट भी यूज होता है, तो वो चीज पता होना चाहिए। तो अभी हमने डिस्कस किया कि यूरेनियम U-235 एक चीज होती है और यूरेनियम 238 एक चीज होती है। ठीक है, तो कोई बता सकता है इन दोनों को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें केमिस्ट्री के एक टर्म में तो क्या बोलेंगे इसको? Question. आइसोटोप्स आइसोटोप्स ही तो होते हैं। करेक्ट। तो आइसोटोप का डेफिनेशन बता दो क्या होता है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। आइसोटोप्स वो केमिकल एलिमेंट्स कह सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट उनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। ठीक है, तो एटॉमिक मास जब भी हम किसी वैसे थोड़ा साइंस बेस्ड हो रहा है, बट क्लास 10th का साइंस है तो आई थिंक इतना पता होना चाहिए। तो जो नीचे लिखते हैं किसी एलिमेंट के सिंबल के नीचे, तो वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, एंड उसके टॉप पे जो लिखते हैं वो उसका एटॉमिक मास होता है। तो यूरेनियम U-235 वगैरह हम बोल रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक मास। ठीक है, एंड U-238 में वो 238 उसका एटॉमिक मास है। सिमिलरली आइसोबार होता है, कॉन्सेप्ट वाइस वर्सा होता है, मतलब यहाँ पे एटॉमिक मास सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। क्लियर है सबको? What is the atomic number of uranium? 92। Yes, right. ठीक है, सो देख लेना अगर इसमें किसी को कुछ और कंफ्यूजन हो, बहुत बेसिक सी चीज है बट पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, कोई और नेक्स्ट पार्ट है किसी का भी? 2 क्वेश्चंस है हमारे नीचे। अच्छा, ठीक है, तो अगेन ये न्यूज में था इसलिए पूछा गया।
सवाल, who among the following can join the NPS? ठीक है, तो अबाउट NPS इसमें कुछ लॉजिक नहीं था ऑप्शंस में, तो देखते हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। संजय इको है थोड़ा, आप म्यूट कर लो। थैंक यू। तो एनपीएस अगेन 2004 में लॉन्च करा गया था फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, बाद में एक्सटेंड करा गया बहुत लोगों के लिए, जैसे कि 2009 में ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, 2011 में कॉर्पोरेट्स को, एंड देन 2015 में एनआरआईज को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते हो पेंशन अमाउंट में, और एट द एंड ऑफ मतलब जब आप रिटायर होते हो तो आपको वहां से कुछ अमाउंट विड्रॉ करने के लिए मिलता है, और बाकी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बाकी अमाउंट। ठीक है, तो who can join NPS? तो any citizen between 18 to 60 can join NPS. The only condition is that the person must comply with the KYC norms. ये भी latest 2015 वाला एडिशन है KYC. Now any Indian citizen, जैसे अभी बताया मैंने, any Indian citizen, resident or non-resident OCIs are eligible to join NPS till the age of 65. पहले 60 था, तो अभी 65 कर दिया। ठीक है, तो NPS is being implemented and regulated by Pension Fund Regulatory and Development Authority in the country. ठीक है, PFRDA, अगेन PFRDA ने एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश करा, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, जो हैंडल करता है ये सब ट्रांजैक्शंस अंडर NPS। नाउ बेनिफिट्स क्या है, बेसिकली काफी जर्नलिस्टिक से ये भी कि PPF से ज्यादा हायर रिटर्न NPS में मिलता है, तो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं NPS। Then NPS reduces retirement liabilities of the government, correct? वो भी गवर्नमेंट उतना पैसा यूज कर सकती है इतने सालों के लिए। Then tax benefits can be claimed. Also about this PFRDA, तो it's a statutory body, ठीक है, तो कोई बता सकता है किस एक्ट के अंदर थी ये बॉडी, या कोई गेस वर्क? तो ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर एक ट्रस्ट बनाई गई है, ठीक है, टू रेगुलेट प्रमोट, आई थिंक 1882 का एक्ट है, तो उसके अंदर ये PFRDA है, to regulate, promote and ensure orderly growth of the NPS. Also, it works under Department of Financial Services under Ministry of Finance. तो ये भी important point हो जाता है। Also, recently अटल पेंशन योजना भी इसके अंदर डाली गई है, ठीक है, तो अटल पेंशन योजना के बारे में देख लेते हैं कि 2015 की स्कीम में है to create to have universal social security system for all Indians, especially the poor ones, underprivileged और जो marginalized section है इंडिया में उनके लिए। तो अटल पेंशन और NPS ये दोनों स्कीम्स थोड़ा देखना, काफी न्यूज में आता है, डिफरेंस भी याद रखना। डिफरेंस बेसिकली एज के ऊपर है, तो एज ऑफ द सब्सक्राइबर शुड बी बिटवीन 18 to 40, और ऊपर हो गया अब तक 65 हो गया, 18 to 65, ठीक है। ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूशन टू APY इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट्स, तो दोनों के लिए आप टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। रिसेंट न्यूज क्या है, तो PFRDA announced that assets under management जो है NPS और APY, they have crossed milestone of over 6 trillion rupees। तो UPSC कहीं भी पूछ लेता है फैक्चुअल ऐसे कुछ सवाल, स्टेटमेंट दे देता है, तो थोड़ा याद रखना 6 ट्रिलियन रुपीज में ट्रांजैक्शंस, मतलब इतना पैसा होल्ड करते हैं ये दोनों फंड्स आज। तो AUM क्या होता है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, तो ये होता है कि उतने मतलब कितना पैसा है ये दोनों इन्वेस्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली 6 ट्रिलियन रुपीज आज की डेट में इतना पैसा AUM के अंदर है NPS प्लस APY का, ठीक है। तो बाकी तो कुछ रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में न्यूज था नहीं, और क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड था, तो इतना ही कुछ ऐड करा है। किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ एडिशन है तो? हाँ, ये अभी ना PFRDA ने वो मार्स स्कीम भी लॉन्च की थी, वो भी पेंशन से रिलेटेड है, उसमें वो फिक्स मतलब गारंटीड रिटर्न्स भी दे रहे हैं। और ये जो अटल पेंशन योजना था, ये 2016 वाले पेपर में भी था PYQ। करेक्ट, स्कीम कौन सा बोला स्पोर्श? मार्स, MARS, मिनिमम अश्योर्ड गारंटी स्कीम, ऐसे कुछ, मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम ऐसे कुछ करके है वो। हाँ, वो आई थिंक स्पर्स ने अपना जो मटेरियल था ना उसमें भी लिखा हुआ है वो वाला। हाँ, यस सर, 2016 वाले में करा हुआ है मैंने।
ठीक है मैं रेफर करता हूँ। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इट वाज अबाउट रिवर तीस्ता। तो काफी रिवर्स के ऊपर भी इस बार भी क्वेश्चन था, तो देखना ये अच्छे से ये टॉपिक। तो क्वेश्चंस थे, स्टेटमेंट्स थे। द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू द सिक्किम। तो अगेन ये वी ऑल नो कि ये स्टेटमेंट गलत है। तीस्ता का तो सोर्स सिक्किम के अंदर ही है। ठीक है। Also river Rangit originates in Sikkim and it is a tributary to river Tista. ये statement correct है। Also third statement, river Tista flows into Bay of Bengal on the border of India and Bangladesh. तो ये भी statement correct है, मतलब incorrect है sorry। तो आंसर हो जाता है बी। इसका कोई लॉजिक है क्या सॉल्व करने का? मतलब वर्ड प्ले में कुछ मेरे को तो ज्यादा कुछ मिला नहीं, तो मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी। थीम मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर पाया मैं इसमें। ठीक है, तीस्ता के बारे में देख लेते हैं कि इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र व्हिच इज आल्सो नोन एज जमुना इन बांग्लादेश, flowing through India and Bangladesh. ठीक है, originates in the Himalayas near Chuntang, which is in Sikkim, and it flows to the south through West Bengal before entering Bangladesh. तो ये नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल का जो एक मिनट, तो ये नॉर्दर्न जो वेस्ट बंगाल है वहां पे भी आई थिंक नॉर्दर्न साइड पे डिस्ट्रिक्ट से वहां पे काफी मतलब लोगों को हेल्प होता है तीस्ता का। तो थोड़ा याद रखना, कुछ एक स्टैटिस्टिक्स था कि 71% तीस्ता का वाटर नॉर्दर्न मतलब नॉर्थ ईस्टर्न साइड का जो बंगाल हाँ वेस्ट बंगाल है वहां पे यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि तीस्ता का ओरिजिन इन सिक्किम एंड देन वो सीधा ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जाके मिलती है विच इज ऑल्सो नोन एज जमुना वहां पे। एंड ये सब ट्रिब्यूटरीज दी हुई नीचे के इन्फोग्राफिक में ब्रह्मपुत्र की। तो मानस हो गया, संकोश हो गया, रेंडेग हो गया, ठीक है, तो कामेंग हो गया ये साइड से। तो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इसके। एक सबसे बड़ी तो रंगीत ट्रिब्यूटरी है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेना, स्टेटमेंट भी वही था। और बाकी तो मैंने लिख दिए काफी जनरलिस्टिक, तो मतलब याद भी नहीं कर सकते वैसे इतने सारे ट्रिब्यूटरीज, बट ठीक है, दैट वाज इट। किसी को कुछ ऐड करना है इसमें या कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन? रंगीत इज दी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो ब्रह्मपुत्र का सोर्स क्या है, वो कहाँ से आती है? Chamlingdung Glacier। हाँ कुछ सही, ठीक है। राइट, सो नेक्स्ट किसका पार्ट है? दीप्ति आपका हो गया क्या ये? हाँ, एक क्वेश्चन था लाइक सेट वो स्पेक्ट्रम में नहीं था, हिस्ट्री क्वेश्चन। ठीक है, राइट, फिर आई थिंक रेनिसा वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? यस सर। राइट, सो ये क्वेश्चन था विद रेफरेंस टू एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, तो बहुत ही एक नीश ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर सवाल था ये, तो बस जनरली इसको देख लेते हैं एक बार। सो द फर्स्ट Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development was held in India in 2006 on the theme Emerging Urban Forms, Policy Response and Governance Structure. ठीक है, next, India hosts all annual ministerial conference in partnership with ADB, APEC and ASEAN. ठीक है, so इसके अंदर दोनों जो स्टेटमेंट थे वो गलत थे। ये जो फर्स्ट इसका अगर हम बात करें, सो हाँ, so it was established in 2006 and held in New Delhi, and theme was Vision for Sustainable Urbanization in Asia Pacific by 2020। ठीक है, so जो इसका जो थीम था वहां पे यूपीएससी ने प्ले कर दिया था यहाँ के अंदर। ठीक है,
एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर द एजेस ऑफ यूएन हैबिटेट। ठीक है, तो वो जो एडीबी, एपैक, आसियान लिखा था वो कुछ भी नहीं था। सो इट्स अ बाइनियल इवेंट to promote sustainable housing and urban development for human settlement in Asia Pacific region। ठीक है, सो 2008 का ईरान के अंदर हुआ था कॉन्फ्रेंस, 2014 का साउथ कोरिया में था, एंड 2016 का जो 6th कॉन्फ्रेंस था, सो इंडिया हेडेड दैट। ठीक है, सो प्रॉब्ली उसी की वजह से ये 2017 में न्यूज में आया था। ठीक है, सो ऑल्दो इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एज सच है, कोई इम्पोर्टेंट इवेंट नहीं था, बट प्रॉब्ली उस टाइम करंट अफेयर्स में था, इसलिए यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, सो इसका एक ब्यूरो होता है जिसके अंदर 9 मेंबर्स होते हैं। ब्यूरो मेंबर्स आर इन टर्न इलेक्टेड बाय 68 मेंबर्स ऑफ द कंट्रीज ऑफ एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, अभी 2018 का ईरान के अंदर हुआ है, उसके बाद से एज सच कोई इंपॉर्टेंट समिट हुआ नहीं है। ठीक है, एंड अगर हम एसडीजी के अंदर क्लासिफाई करें इसके गोल को, तो कौन से एसडीजी में हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसको? अर्बन डेवलपमेंट की बात कर रहा है। 11 सस्टेनेबल सिटीज वाला। करेक्ट, तो वो बार बार हमने 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं ये कि एसडीजी 11 जो है वो सस्टेनेबल सिटीज के लिए, तो ये कहीं ना कहीं उसी चीज को फुलफिल कर रहा था। ठीक है, सो अभी तो आई थिंक एज सच न्यूज में नहीं था, बट यूएन हैबिटेट को देख लेते हैं। तो आई थिंक कल भी हमने शायद डिस्कस किया था यूएन हैबिटेट के बारे में कि यूएनईपी के अलावा ये एक और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर उसका हेडक्वार्टर है। तो यूएनईपी का नायरोबी केनिया था, एंड यूएन हैबिटेट का भी नायरोबी केनिया है हेडक्वार्टर, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1978। ठीक है, सो ये पूरा इंफोग्राफिक हमने कल भी देखा था, तो आई थिंक वापस गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसका रोड मैप दिया हुआ है। ठीक है, कि कैसे कैसे चीज़ों को डेवलप किया जाएगा, तो एक बार देख लेना। आई थिंक मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लगी नहीं, ज़्यादातर इसमें डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, तो इम्पोर्टेंट लगा नहीं मेरे को याद करने लायक। और देन नेक्स्ट पे चलते हैं, अगर किसी के पास कोई इनपुट है तो दे सकता है इस पे, या कोई और इन्फो है। सर इसको ना ऐसे नॉर्मली हम कर सकते थे, मतलब कुछ पता भी नहीं होता तो मतलब एलिमिनेट करके हो जाता है क्वेश्चन। लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो दो मतलब फैक्चुअल चीजें थी, लाइक कि इसको मतलब फर्स्ट मीटिंग जो थी इंडिया में हुई थी, देन ईयर भी दिया होता, देन थीम भी, तो तीन मतलब स्टैटिक चीजें थी, तो उसमें मतलब थोड़ा सा रेड फ्लैग कर सकते थे। सेकंड वाला ऑप्शन था, उसमें भी ये था कि इंडिया होस्ट ऑल द एनुअल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस, तो और साथ में एक तो ये वाला एक्सट्रीम था। देन हमने ये देखा है मतलब रिसेंट मतलब जो पेपर्स हैं, कभी भी जब ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा दी होती है, मतलब लाइक पार्टनरशिप में 2-3 ऑर्गेनाइजेशन दी होती है, तो जनरली 90% वो फॉल्स होता है स्टेटमेंट, तो उस वे में भी मतलब हो सकता था ये क्वेश्चन। राइट, मतलब आप वेरिएबल्स देख सकते हो, जैसे पहले स्टेटमेंट में इंडिया एक वेरिएबल हो गया, 2006 एक वेरिएबल हो गया, फिर उसने थीम भी दे दिया, तो 3 वेरिएबल्स दे दिए, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है जब आपके पास इतनी ज्यादा वेरिएबल्स हो, तो आप इजीली एक को चेंज करके पूरा स्टेटमेंट गलत कर सकते हो। तो या वो चीज सही बोली। एंड सेकेंड स्टेटमेंट में ऑल एक एक्सट्रीम फ्लैग था, और उसके बाद 3 ऑर्गेनाइजेशन भी दे दी, तो मतलब ऑल भी एक वेरिएबल था, प्लस ये 3 ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में वेरिएबल थी, तो 4 वेरिएबल्स थे सेकंड स्टेटमेंट में। तो वही लॉजिक हम लगा सकते हैं कि हाँ, जब इतना ज्यादा वेरिएबल्स हो जाए तो कोई भी एक वेरिएबल को ट्विक करके पूरा स्टेटमेंट बदला जा सकता है, तो वो चीज सही है। ऑलराइट, अच्छा था यार ये आई थिंक इनपुट। नेक्स्ट पे चलते हैं। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। ठीक है, सो अगेन एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत वगैरह में हम लोग डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन से फेस ऑफ नहीं कर पाते हैं, सो यूपीएससी थोड़ा सा इसी लाइंस में जाने की कोशिश कर रहा है कि कंसेप्चुअल पूछे वो पॉलिटी में से। ठीक है, सो इसका आंसर आई थिंक मार्क करा हुआ है कि इंटेलिजेंट एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन। ठीक है, सो किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? तो ये सिंपल फैक्चुअल चीज है। मेनली हम लोग पढ़ते हैं ना डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो वो पीपल पे ज्यादा फोकस है, तो उससे हम आ सकते हैं इस ऑप्शन, बिकॉज दूसरे ऑप्शंस में लीडरशिप के बारे में है, विजन के बारे में है, बट इसी में मेन एंड वुमेन की बात की गई है, एंड उनके मतलब कि कैसे वो इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट।
राइट। सो डेमोक्रेसी का अगर वर्ड ही आप ब्रेक डाउन करोगे तो डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेसी मीन्स देयर रूल, ठीक है। तो पीपल्स रूल डेमोक्रेसी को बोलते हैं, एंड उसमें कोशिश किया जाता है कि डेलिब्रेटिव हो डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेटिव हो, ठीक है। सो बाकी स्टेटमेंट देखोगे तो वो इन दो जो वर्ड हैं डेलिब्रेटिव और पार्टिसिपेटिव, उनमें कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे लास्ट स्टेटमेंट देखो डी, तो वो कह रहा है डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स, मतलब सिर्फ पार्टी वर्कर्स डेमोक्रेसी चलाएंगे, तो वो चीज सही नहीं है। हमें एक डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी बनानी है तो वो सभी लोगों को साथ में लेकर चलने वाली होनी चाहिए, तो वो डी स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते थे। सी के अंदर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन, ठीक है। सो एक ऐसा कोई सुपीरियर इंडिविजुअल नहीं बनाना है हम लोगों को, ठीक है। वो जनरल एक सोसाइटी के लिए सबके लिए बेटर हो, वो चीज हमें करनी है, ठीक है। नेक्स्ट बी स्ट्रेंथनिंग द एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, तो ऐसा भी कुछ नहीं करना, डेमोक्रेसी में पीपल को स्ट्रेंथन करना, ना कि किसी लीडरशिप को, ठीक है। So, since democracy requires voters' decision making, intelligence and characters are recalled in, ठीक है। So, in fact, किसी ने पॉलिटी PSIR ऑप्शनल भी होगा, तो वहां पे यही बोलते हैं कि डेमोक्रेसी वही वर्क करती है जहां पे एक प्रोग्रेसिव ह्यूमन बीइंग होता है। मतलब ऐसा नहीं कि अपने नैरो माइंडेड के उस हिसाब से चलेगा, उसको थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होना है, ठीक है। एंड तब अगर वो डिसीजन मेकिंग करेगा तब जाके डेमोक्रेसी अच्छे से रह पाएगी। ओके, वैसे ये जेएस मिल का कोड था। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो ये फिनटेक जो है ना यूपीएससी का काफी फेवरेट थीम रहा है। मतलब अगर 17 में देखोगे तो इसी जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं इसमें 2 बार फिनटेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, एक यूपीआई से रिलेटेड और एक एनपीसीआई से रिलेटेड। अगेन 2008 के अंदर भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन फिनटेक एरिया से। फिर 2020 में एक क्वेश्चन फिर पूछा गया। 2021 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, बट अभी भी बहुत सारी नई नई चीजें आ गई हैं तो उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देख लो। तो यूपीआई तब शुरू हुआ था, नया नया आया था मार्केट के अंदर, तो सीधा सवाल आ गया था कि एडवांटेजेस क्या होंगे यूपीआई से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो ऑप्शन डी देखो, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो जनरल आम लेन देन के लिए यूपीआई को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट था एफडीआई इनफ्लोज विल ड्रास्टिकली इंक्रीज, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। नेक्स्ट, डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस फिजिकल करेंसी इन अबाउट 2 डिकेड्स। तो मतलब ठीक है, स्टेटमेंट सुनने में सही लगता है, बट 2 डिकेड्स बोल के इसने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कर दिया। तो ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं ट्रू होते हैं, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। एंड जो फर्स्ट है, मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स, ठीक है। सो ये चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सबने आई थिंक यूपीआई यूज कर रखा है, ठीक है। सो ए इसका आंसर होना था। कुछ क्वेश्चंस देख लेते पहले तो, जो यूपीएससी ने इस टॉपिक पे पूछे हैं। तो 2018 में देखो, ये भीम के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। उस टाइम यूपीआई पॉपुलर हुआ था, नेक्स्ट टाइम भीम पॉपुलर, मतलब भीम बेस्ड यूपीआई बेस्ड एक ऐप थी भीम, जो एनपीसीआई ने लॉन्च करी थी, तो उसके ऊपर क्वेश्चन था। तो बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन था कि भीम अलाउज यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद यूपीआई एनेबल बैंक अकाउंट, तो ये हम सबको पता है कि ये ट्रू है। नेक्स्ट, while a chip in debit card has 4 factors of authentication, Bheem app has only 2 factors of authentication। तो ये वाला जो स्टेटमेंट था वो करेक्ट फॉल्स था, क्योंकि एक तो रेड फ्लैग आ गया ओनली, एंड दूसरा जनरली सबने यूज ही करा होगा। तो पहला जो होता है फोन का अपना लॉक होता है, फिर आपको अकाउंट को लिंक करना पड़ता है, तो उसके लिए ओटीपी आता है आपके फोन के ऊपर। फिर थर्ड स्टेज जो होता है वो आपसे अपना एक भीम का पिन मांगता है, ठीक है, तो तब जाके ट्रांजेक्शन होता है। तो ये 3 स्टेप ऑथेंटिकेशन था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाना था। फिर 2018 में अगेन क्वेश्चन, मतलब नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू भीम और यूपीआई, बट एक फिनटेक से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। इंडिया में जो एटीएम्स है उनको कौन लिंक करता है, तो इसका आंसर जो था वो एनपीसीआई था, सी आंसर था इसका, ठीक है। इंडिया में जो सारे भी एटीएम्स हैं उनको ये एनपीसीआई जो है वो वर्क कराता है। नेक्स्ट, अगेन फिनटेक से रिलेटेड क्वेश्चन कह सकते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो स्टेटमेंट्स काफी सारी थी, एंड इसी वजह से आई थिंक 2020 का पेपर लेंदी भी काफी था, कि बहुत सारे मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो इसमें सिंपली अगर आप स्किम थ्रू करते हैं ना, तो इसमें से एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते थे।
कौन सा एलिमिनेट कर सकते हैं? फिफ्थ हाँ, फिफ्थ वाले में कह रहा है फैमिली हाउस, ठीक है। तो किसान क्रेडिट कार्ड है, तो किसान को अपने जो वोकेशन है, जो ऑक्यूपेशन है, उसके लिए पैसा मिल रहा था, ना कि अपने घर में लगाने के लिए, ठीक है। तो आप वो फिफ्थ वाला एलिमिनेट करते ही आंसर सीधा आपका 134 आ जाता, ठीक है। बाकी तो अगर वो नहीं पता होता तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता इसको सॉल्व करना। बट मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस में यही एक खासियत रहती है कि अगर आपने एक भी एलिमिनेट कर लिया तो काफी अच्छा चांस है कि आप एटलीस्ट 50-50 या फिर मतलब डायरेक्टली या तो क्वेश्चन आंसर पे ही रीच कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी उसी सेंस में क्वेश्चन था। सो इसीलिए जो पीटी वीटी का जो ये फिनटेक वाला जो एरिया होता है ना, उसको ध्यान से देख लेना चाहिए। तो अभी रिसेंटली न्यूज में एक टॉपिक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो ई रूपी एक टॉपिक है, आई थिंक हमने पढ़ भी लिया है इसके बारे में थोड़ा बहुत, पहले हम जो डिस्कशन किए हैं उनके अंदर, एंड अभी जो पीटी डिस्कशन कर रहे हैं उसमें भी ये टॉपिक आगे आएगा, तो थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं इसको। तो ई रूपी जो है वो एक कैशलेस कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है डिजिटल पेमेंट के लिए, ठीक है। तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना कि ई रूपी मतलब कई बार क्या होता है टेस्ट सीरीज में ऐसा दे रखा हो कि इंडिया का डिजिटल करेंसी है, बट ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली एक पेमेंट का जरिया है ये, ठीक है। सो इसके अंदर एक क्यूआर रेस्पॉन्स रहेगा, क्यूआर रेस्पॉन्स कोड रहेगा, या एक एसएमएस स्ट्रिंग रहेगा, जैसे एसएमएस में टाइप करते हैं ना #0066 कुछ ऐसा करके, तो कुछ बैंकिंग ऑपरेशंस आपके फोन पे चालू हो जाते हैं। तो उसी सेंस में ये चीज भी वर्क करेगा। तो बस इसमें आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए, बाकी ऐसा कोई जरूरत किसी और अकाउंट की या फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो द सिस्टम इज प्रीपेड इन नेचर and hence assure timely payment to the service provider without involvement of any intermediary, ठीक है। तो ये एक तरह का वाउचर है जो आप पहले खरीद लोगे, ठीक है, एंड फिर आप आगे किसी को ट्रांसफर कर सकते हो इस तरीके से पैसे, ठीक है। सो कोई इंटरमीडियरी बीच में आएगा नहीं, डायरेक्टली आपके पास वो वाउचर डिलीवर हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास उतना पैसे का एक तरीके से आ गए हैं आपके पास, ठीक है। सो द यूजर विल बी एबल टू रिडीम द वाउचर विदाउट नीडिंग अ कार्ड, digital payment app, internet banking at the service provider. So the one-time mechanism has been developed by NPCI on its UPI platform in collaboration with Department of Financial Service, Ministry of Health and National Health Authority, ठीक है। सो इस चीज के बारे में यूनिक चीज ये है कि मोस्टली जब भी हम फिनटेक की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा या फिर आरबीआई होगा एट मैक्स, बट यहाँ पर मल्टीपल मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है। तो मल्टीपल इन द सेंस कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और दूसरा मेजर मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके अंडर ही एक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है जो कि हमारी जो आयुष्मान भारत योजना है उसको चलाती है, तो वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये था ई रूपी, ठीक है। बाकी भी कुछ और भी छोटे छोटे आ रखे हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो इतने वर्थ वाइल थे। जैसा कि एक आधार अनेबल्ड सिस्टम आया, मतलब यूपीआई का ही एक कॉपी है, बट इट्स विदाउट इंटरनेट, ठीक है, वो भी देख लेना। और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? नियो बैंक या नियो बैंक्स तो वो बैंकिंग वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं। तो नियो बैंक जो होते हैं मोस्टली ऐसे बैंक्स होते हैं जो सारा का सारा ऑपरेशन डिजिटल होता है, मतलब उनका कोई ब्रिक या मोटार वाला कोई सेटअप नहीं होता, सारा का सारा ऑपरेशन ऑनलाइन हो रहा है। तो पेमेंट बैंक को कह सकते हैं एक तरीके का, बट नॉट एग्जैक्टली पेमेंट बैंक, सिर्फ ऐसा है जो अपने डिजिटल मतलब सारा जो ट्रांजेक्शन है वो डिजिटली कर रहा है, ये सारी सर्विसेज डिजिटली दे रहे हैं। और किसी को कोई एडिशन करना है? एक एडिशनल इन्फो है, ये जो सारे एटीएम्स हैं जो कनेक्टेड होते हैं वो एक नेटवर्क है नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो कि एनपीसीआई मैनेज करता है, तो उससे सारे एटीएम्स कनेक्ट होते हैं। राइट। सो एनएफएस ये है नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जितने भी सारे एटीएम्स है इससे कनेक्टेड होते हैं, एंड ये भी एनपीआई ने बनाया है, एनपीसीआई ने बताया। राइट, ठीक है। कोई और क्वेश्चन नहीं तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये एक टॉपिक है, स्पेस से हम इसको लिंक कर सकते हैं। So the question was the term event horizon, singularity, string theory, standard model are sometimes seen in news in context of। तो ये ऐसा चीज था कि
अगर आपने इनमें से कोई चीज सुनी हुई है तो आई थिंक सॉल्व हो जाता आपसे, बट अगर इनमें से कोई चीज नहीं सुन रखी तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स को हेल्प करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, सो इसमें अगर आप देखो तो अभी नोबेल प्राइज जो 2020 का था वो ब्लैक होल के लिए दिया गया था। ठीक है, ये इवेंट होराइजन जो है वो बेसिकली ब्लैक होल से ही रिलेटेड है, एक्सपेरिमेंट है। सो ब्लैक होल फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा सा न्यूज में हम कह सकते हैं इसीलिए था क्योंकि नोबेल प्राइज भी था, वो इसी के लिए दिया गया था। सो रॉजर पेनरोज थे, ही प्रूव दैट ब्लैक होल रियली कैन फॉर्म एंड डिस्क्राइब देम इन डिटेल। ब्लैक होल्स हाइड अ सिंगुलैरिटी इन विच ऑल लॉज ऑफ नेचर सीज। ठीक है, सो ब्लैक होल क्या होता है तो हमने कई बार डिस्कस कर रखा है, जो सन की जो साइकिल होती है उसके अंदर एक पॉइंट आता है जहां पे अगर वो अपनी लाइफ टाइम के एंड पे होता है तो अगर एक सर्टेन वेट से उसका ऊपर वेट होता है तो इट रप्चर्स एंड फॉर्म्स अ ब्लैक होल। ठीक है, सो किसी को वो लिमिट याद है क्या? व्हाट इज दैट लिमिट कॉल्ड? चंद्रशेखर लिमिट। करेक्ट, तो इंडियन साइंटिस्ट थे चंद्रशेखर, उन्होंने वो लिमिट डिफाइन करी थी। तो अगर कोई भी जो स्टार है उसका जो वेट है इट्स ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ सन, मतलब हमारे जो सोलर सिस्टम का सन है उससे 3 टाइम्स होता है तो वो रप्चर होके ब्लैक होल बनेगा। अगर उससे कम होता है तो फिर वो एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन के रह जाएगा, मतलब छोटा सा एक लाइट का बल्ब बन के रह जाएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा लिमिट देख लेना। नेक्स्ट यहाँ पे ना मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डाले हैं जो मतलब इस क्वेश्चन में भी पूछे गए थे और एज सच इंपॉर्टेंट भी है, पता होना चाहिए उनके बारे में। ठीक है, सो सबसे पहले टर्म देखते हैं सिंगुलैरिटी। सो इट्स अ वन डिमेंशनल पॉइंट इन द सेंटर ऑफ ब्लैक होल। ठीक है, which contains a huge mass in infinite small space where density and gravity become infinite and space-time curve infinitely. ठीक है, so it's a very tiny volume with a very big density. तो ऐसा आपने दिमाग में सोचने की कोशिश करो कि बहुत छोटा सा कोई पॉइंट है लेकिन उसका वेट जो है वो हजारों किलो से भी मतलब बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि आप मेजर नहीं कर सकते, एंड उसका वेट इतना ज्यादा है कि कोई लाइट भी उससे एस्केप नहीं कर सकती, तो इतना हाई ग्रेविटी होता है। ठीक है, सो हम पढ़ते भी है दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दो ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो वो ग्रेविटेशन जो लॉ है उसका प्रिंसिपल यही है कि दो बॉडीज हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो ब्लैक होल में भी यही कंसेप्ट यूज होता है, लेकिन वहां पे ब्लैक होल में जो मास है वो इतना ज्यादा एक्सट्रीम होता है कि उससे जो ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो लाइट को भी एस्केप नहीं करने देता। सो सिंगुलैरिटी वो एक सिंगल वन डिमेंशनल पॉइंट है जहां पे सब कुछ एक तरीके से वो अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो सिंगुलैरिटी होती है। इवेंट होराइजन, सो ये इट इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न अराउंड ब्लैक होल। ठीक है, यानी अगर कभी आप ब्लैक होल के पास पहुंच गए तो एक सर्टेन लिमिट को अगर आप क्रॉस कर गए तो वहां से फिर आप वापस नहीं आ पाओगे, वो सीधा फिर आप उस ब्लैक होल के अंदर ही चले जाओगे। ठीक है, so it's not a physical surface but a sphere surrounding the black hole that marks where the escape velocity is equal to speed of light. ठीक है, so escape velocity क्या होती है कि अगर आप किसी भी बॉडी से दूर जाना चाहते हो तो आप तभी जा सकते हो जब आपकी एस्केप वेलोसिटी मतलब आपकी स्पीड जो है एस्केप वेलोसिटी के बराबर होगी। सो जैसे हमारा जो रॉकेट्स होते हैं उनको भी एक स्पेसिफिक स्पीड से ऊपर उड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो वापस धरती में आके टकरा जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शायद कुछ 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होनी चाहिए तब आप धरती के ऑर्बिट से बाहर निकल पे जाओगे, अदरवाइज धरती के अंदर ही रह जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस, सो इट इज द इवेंट होराइजन रेडियस। तो इवेंट होराइजन एक बेसिकली हम सर्कल मान सकते हैं एक 1D प्लेन के अंदर, वन डिमेंशनल प्लेन के अंदर, एंड उसका जो रेडियस होता है वो श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस होता है। नेक्स्ट इज अर्गोस्फीयर, so it's a black, if the black hole is rotating then as it spins its mass causes the space time around the black hole to rotate as well. This region is called ergosphere. ठीक है, तो जैसे कभी देखा होगा कि वॉश बेसिन होता है उसमें बहुत सारा पानी ना जमा कर दो तो ना नीचे वर्लपूल बन जाता है, मतलब एक छोटा सा बाउंडर बन जाता है पानी का। ठीक है, सो वैसे ही ब्लैक होल के अराउंड जब वो मूव करता है तो उसकी वजह से एक वर्लपूल बन जाता है जिसकी वजह से स्पेस और टाइम वो रोटेट होने लग जाता है। ठीक है, सो
वो चीज अर्गोस्फेयर बोला जाता है. And next is accretion disk. So it's a disk composed of stellar material that are spiraling around a black hole. ठीक है. So similarly वही उसी एग्जाम्पल को याद करो. वॉश बेसिन में आपने पानी भर दिया है एंड उसके ऊपर थोड़े से मिट्टी के दाने डाल दो तो वो भी गोल गोल घूमेंगे. ठीक है. बिफोर गोइंग इनसाइड द सिंक वो गोल गोल घूमेगा. तो वही एक्रेशन डिस्क है कि उसके अराउंड गोल गोल घूम रहा है वो. सो यही थे कुछ टर्म. आई होप समझ में आया होगा सबको. तो ये कुछ क्वेश्चन देख लो. ब्लैक होल कई बार पूछा हुआ यूपीएससी ने. 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था. Recently, scientists observed the merger of black holes billions of light years away from Earth. What is the significance of this observation? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करने को है. तो बताना आंसर क्या है इसका 131 का. Gravitational waves were detected through LIGO. करेक्ट. बी ग्रेविटेशनल वेव्स जो होती हैं वो पैदा होती हैं. ठीक है. सो ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं? ग्रेविटेशनल वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच आर फॉर्म बाय कोलिजन या इंटरैक्शन ऑफ हेवी बॉडीज. ठीक है. जैसा कोई दो बॉडी टकरा रहे हैं आपस में तो उनसे ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस होती हैं. एंड ग्रेविटेशनल वेव्स हम जो ट्रेडिशनल ईएम वेव्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हैं, जिनको हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर करते हैं, तो वो ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर नहीं कर पाते. ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो टाइम एंड स्पेस को मोल्ड कर देती हैं. ठीक है. सो अभी लीगो जो लैब्स हम लोग पढ़ते हैं इंडिया के अंदर लद्दाख में बन रही है या जो यूएसए के अंदर है, तो उन्होंने डिटेक्ट किए थे ग्रेविटेशनल वेव्स. तो ग्रेविटेशनल वेव कोई भी हेवनली बॉडीज के इंटरैक्शन से प्रोड्यूस होते हैं एंड वो स्पेस और टाइम को बेंड करते हैं. एंड उसकी वजह से एक फिनोमेना भी पैदा होता है जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग. के जो स्पेस एंड टाइम बेंड हो रहा है उसकी वजह से हम लोग कुछ चीजों को लेंस की तरह देख पा रहे हैं. मतलब फोकस बढ़ गया उन चीजों के लिए. ठीक है. सो वो था इसका आंसर. तो सिंपल ही है. एंड ग्रेविटेशनल वेव्स भी अगेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. कई बार सवाल पूछा हुआ है तो वो देख लेना. सर वो लद्दाख में नहीं है, महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र हिंगोली. हाँ. या करेक्ट. तो अभी उसके लिए भी न्यूज में चल रहा था कि हमारे महाराष्ट्र सरकार ने लैंड दे दी उसके लिए. तो वो भी न्यूज में चल रही थी. तो देख लेना. लीगो पूछ सकता है वापस. ऑलराइट. सो एक और क्वेश्चन था. बहुत फालतू सा क्वेश्चन है. 2000 में पूछा गया था कि ब्लैक होल में विच डज नॉट अलाउ एनी रेडिएशन, दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू इट्स. इसका आंसर बता दो अतुल सर के अलावा कोई. इट्स सी. करेक्ट. वेरी हाई डेंसिटी है. तो ये डिस्कस किया था. करेक्ट. कूल. तो इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं तो देख लेना ना. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सर इस पे ना फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछे थे. लाइक ईलीसा पूछा था 2020 में. राइट. सो क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसके अंदर. तो वो देख लेना एक बार. बाकी आई थिंक आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, है ना. ऑलराइट. कोई और क्वेश्चन किसी का? ठीक है. तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं. So with reference to agriculture in India, how can the technique of genome sequencing often seen in news be used in immediate future? So बायोटेक जो है वो यूपीएससी का मतलब वो कह सकते हैं ना कि एकदम पेटिश है कि बस अब तो इसी से सवाल पूछना है चाहे कुछ भी हो जाए. तो वो लगातार पूछे जा रहा है. ठीक है. सो इसमें स्टेटमेंट देख लो. पहला, जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स for disease, resistance, and drought tolerance in various crop plants. Next, it can be used to decipher host-pathogen relationship in crop. Third, this technique helps in reducing the time required to develop new varieties of crop plant. तो इन्हीं ऑप्शंस को देख के मतलब बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन था. ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था. अगर नहीं भी थोड़ा बहुत भी आइडिया ना जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में तो आई थिंक आप ये क्वेश्चन कर सकते थे. तो तीनों क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं जो जीनोम सीक्वेंसिंग की एप्लीकेशन है उससे. तो ये तीनों ही जो थे उसमें करेक्ट आंसर था. ठीक है. तो डी इसका करेक्ट आंसर था. क्वेश्चन में इमीडिएट फ्यूचर करके लिखा है ना, तो दैट बिकम्स अ कीवर्ड देयर. तो अगर कुछ भी लाइक पॉसिबल वाला पूछ भी लिया
it will still hold good. राइट, करेक्ट है, बिल्कुल सही बोला। इमीडिएट फ्यूचर भी बोला हुआ है, एंड थोड़ा बहुत भी जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में आइडिया है ना, तो ये सब चीजें ट्रू थी उसकी, कि उससे प्लांट वैरायटी बनाने में हेल्प होगा, उससे हम होस्ट पैथोजन का रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इंसानों में बात करें तो इंसानों में भी सेम चीज कर सकते हैं, डिजीज और होस्ट का जो रिलेशनशिप है उसको पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें पॉसिबल है। सो जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है? सीक्वेंसिंग अ जीनोम मीन्स फाइंडिंग आउट द ऑर्डर ऑफ बेस पेयर इन न्यूक्लियोटाइड्स इन अ डीएनए, ठीक है। सो डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सो इसको अगर हम बात करें स्ट्रक्चर वाइज तो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो एक जो न्यूक्लियोटाइड हम बोलते हैं या एक यूनिट हम बोलते हैं इसकी, तो उसमें क्या होता है? एक शुगर होता है, ये जो एस से रिप्रेजेंटेड होते हैं, एक फॉस्फोरस मॉलिक्यूल होता है और एक बेस पेयर होता है जो ए से दिख रहा है आपको, ठीक है। सो जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में 4 तरह के बेस पेयर होते हैं, एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, ठीक है। एंड इसमें खास बात ये होती है कि इसमें एक सीक्वेंस होता है, ए और टी हमेशा साथ में रहेंगे और सी और जी हमेशा साथ में रहेंगे। एडेनाइन थाइमिन साथ में, साइटोसिन गुआनिन साथ में। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये ए टी से जुड़ा हुआ है, जी सी से जुड़ा हुआ है, टी अगेन ए से जुड़ा हुआ है, सी अगेन जी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे जुड़ते हैं, और ये जो एक पूरा शुगर मॉलिक्यूल हो गया प्लस फॉस्फेट प्लस बेस पेयर इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड विच इज अ यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है। एंड ये जब डबल लैडर स्ट्रक्चर बनाते हैं और हेलिकल बनाते हैं तब जाके इसको डीएनए कहलाता है, ठीक है। तो डीएनए इज प्रेजेंट ओनली इन न्यूक्लियस ऑफ अ एनिमल सेल, ट्रू और फॉल्स? कोई बता सकता है? एक्सप्लेन भी करो। रिपीट। डीएनए इज ओनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। Like other organs of a body, वो तो like nucleus is responsible for only the internal parts, no organs. नहीं, ऑर्गन्स तो आप बहुत ऊपर चले गए। डीएनए जब होता है वो सेल के अंदर ही होता है। आई थिंक जिसमें भी सेल वॉल होता है वहां पे डीएनए प्रेजेंट हो सकता है, तो आप ये बता दो एनिमल प्लांट सेल में होता है नहीं होता है? एनिमल सेल में एक्चुअली ना न्यूक्लियस में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्लांट सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा और क्लोरोप्लास्ट में भी होगा, तीन में होता है प्लांट सेल में। वेरी गुड, तो ये चीज पता होनी चाहिए थी। इसी के बेसिस पे एक 3 पेरेंट बेबी वाला क्वेश्चन आई थिंक आया था, तो वो कहीं ना कहीं उसमें शायद कोई एक स्टेटमेंट था जो इसी लाइंस के ऊपर था। वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, ठीक है। लेकिन जो 3 पेरेंट बेबी होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि वो तीसरे पेरेंट का भी डीएनए जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो एज सच ट्रांसमिशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए वो 3 पेरेंट बेबी जो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया तो वहां से डायरेक्ट लिंकेज है इस चीज का, ठीक है। ऑलराइट, सो ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर होता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है। एंड 4 ये जो स्ट्रक्चर होता है ये भी हमने देख लिया। यस, Even some viruses also have genetic material as DNA. यस करेक्ट, कई वायरसेस में भी होता है। यूजुअली हम वायरस में आरएनए पढ़ते हैं विच इज अ सिंगल स्टैंड, मतलब जैसे डीएनए में हमने डबल स्टैंड मॉलिक्यूल देखा, वो एक सिंगल स्टैंड मॉलिक्यूल है। और उसमें एक खास बात क्या होती है? बेस पेयर ऑलमोस्ट सेम होता है विद वन डिफरेंस, वहां पे थाइमिन जो होता है वो यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। सो ज्यादा लोड पड़ रहा हो ना तो मतलब इतना वो सोचने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थाइमिन होता है, यूरेसिल आ जाता है, बस इतना ही होता है आरएनए के अंदर, और सिंगल स्टैंड होता है। ये इस टाइप का जो आप राइट हैंड साइड का जो लूप देख रहे हो वो नहीं प्रेजेंट होगा, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का होगा, ठीक है। सो ये था। In COVID, it was COVID में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था, डबल स्टैंड सिंगल स्टैंड आई थिंक डबल स्टैंड। नहीं सिंगल स्टैंड था। ओके, ऑलराइट, सो डीएनए यहाँ पे जैसा वो चीज डिस्कस करी थी अभी हमने कि
AT होता है, CG होता है, एंड ये RNA जो होता है सिंगल स्ट्रैंड होता है, एंड यहाँ पे T की जगह यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, तो ये डिस्कस कर ही लिया हमने। एंड चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, DNA is a more stable molecule than RNA, true or false? DNA is a more stable molecule than RNA, true or false? I think false है क्या? Yeah. Reason? काफी ज्यादा कॉम्बिनेशंस हैं तो ज्यादा है, बट यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड है, वहां पे डबल है, तो ऐसे मैंने गेस किया। करेक्ट। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू RNA। इसीलिए एक रीजन बोला जाता है ना कई बार कि वायरस के लिए कोई दवाई नहीं होती। तो दवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि जो दवाइयां होती है वो लॉक एंड की मैकेनिज्म पे काम करता है, कि अगर आपको बैक्टीरिया का शेप पता है तो आप ऐसी एक दवाई का मॉलिक्यूल बनाओगे जिसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जिसके अंदर वो बैक्टीरिया फंस जाएगा। ठीक है, मतलब लॉक के अंदर की लग जाएगी। ठीक है, कि आपका जो दवाई है वो एक तरह का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बैक्टीरिया फंस जाएगा, तो ये लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है। लेकिन वायरस में प्रॉब्लम क्या होती है कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्टली RNA होता है, एंड वो बहुत तेजी से चेंज होता है। ठीक है, एंड अगर RNA चेंज हो रहा है तो उसका शेप भी चेंज हो रहा है, जिसके कारण लॉक एंड की मैकेनिज्म जिससे जो दवाइयां वर्क करती है वो चीज बनाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वायरस के लिए दवाइयां नहीं होती, मोस्टली जो है वैक्सीन होती हैं उनके लिए। ठीक है, सो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन DNA एंड RNA। ऑलराइट, सो इंडिया के कुछ इनिशिएटिव चल रहे हैं इस लाइंस में, तो उनको देखना थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो एक इनिशिएटिव चल रहा है जीनोम इंडिया इनिशिएटिव। सो डेटा ऑन ह्यूमन सीक्वेंसिंग would be accessible to researcher through proposed National Biological Data Center envisaged in biological data storage, access sharing and policy, National Center for Cell Science to collect samples of microbiome, and National Center for Cell Science in Savitribai Phule University, Maharashtra। तो वो जो है वो यूनिवर्सिटी का जो सेल है उसको हेड कर रहा है इस जीनोम इंडिया इनिशिएटिव को। सो इंडिया के जो जेनेटिक मेकअप है मतलब लोगों का, ठीक है, इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम पीपल फ्रॉम यूरोप। ठीक है, जहाँ पे ज्यादातर रिसर्च करा गया है, तो वहाँ की जो रेस है वो कॉकेशियन होती है। ठीक है, एंड इंडियन जो ब्लड है या इंडियन एथनिसिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है रेस उस हिसाब से। सो इंडिया स्पेसिफिक एक हम लोग पूरा जो जीनोम सीक्वेंस है उसको पता लगाएं। तो जो इस क्वेश्चन में हमने देखा था शुरू में क्वेश्चन के उससे डिजीज पैथोजन का जो होस्ट के साथ रिलेशन है वो चीज पता लग सकती है। तो वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग करें ताकि हम इंडिया स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स है उनको इजीली डिटेक्ट कर पाए। तो एक प्रोजेक्ट सबने आई थिंक सुना होगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि USA में कंडक्ट किया गया था इन लेट 90s। ठीक है, वो रिसर्च होते 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 10 साल से भी ज्यादा लगे उन्हें पूरा मैपिंग करते हुए कि ह्यूमन बॉडी में जो पूरा DNA जो सीक्वेंस है उसको मैप करने में उन्हें कोई 10-12 साल लग गए। ठीक है, एंड वो हुआ भी इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं था। ठीक है, सो वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से करने के लिए जीनोम इंडिया इनिशिएटिव हमने बनाया। नेक्स्ट, उम्मीद इनिशिएटिव लॉन्च इन 2019। उम्मीद टैकल्स इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज। ठीक है, सो बहुत सारा सुना होगा कि यार कि छोटा सा बच्चा था उसको 1.5 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए, वो बाहर से आ रहा है, एंड फिर वो मोस्टली लोग अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनको कोई चैरिटी वगैरह के थ्रू मिलता है। तो वो उम्मीद इनिशिएटिव उसी लाइंस के अंदर है कि ऐसी जेनेटिक डिजीज अगर न्यूबॉर्न बेबीज को जाती है तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ हिसाब से फंडिंग कर सकती है। ठीक है, तो उसके लिए उम्मीद इनिशिएटिव है, तो ये इम्पोर्टेंट है। मतलब इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट देख लेना, पता होना चाहिए क्या है जी। सो ये देख लो, जीनोम के बारे में एक इन्फोग्राफिक है कि इंडिया के 10,000 जो पीपल हैं उनका एक जीनोम सीक्वेंसिंग का पूरा डेटाबेस हम लोग तैयार करेंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज हेडिंग दिस एंटायर इनिशिएटिव, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट था। किसी को कुछ और ऐड करना है? सो यहाँ पे ये लिंक भी डाला हुआ है, तो चेकआउट करना हो तो क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ना काफी इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर देख लेना। इनफैक्ट स्टार्टअप इंडिया के अंदर जो सबसे सक्सेसफुल और सबसे
तेजी से जो सेक्टर ग्रो कर रहा है वो बायोटेक्नोलॉजी का ही सेक्टर है। तो उस सेंस में ये जो स्कीम्स है यहाँ पे रिलेटेड देख लेना, उनको काफी वर्क हो रहा है इनमें। और एक दिन नेक्स्ट पे चलते हैं। सो क्वेश्चन था, द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट। सो आंसर ऐसे मार्क करा हुआ है तो पता ही लग जाएगा, बट देख लेना कि पहला स्टेटमेंट देखो, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव वर्क इंडिपेंडेंटली। तो पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर का ही मेंबर होता है, तो वो दोनों साथ में काम करते हैं। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है उसके अंडर होता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग अलग वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट बी, इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट। तो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी यूजुअली नहीं होता है, क्योंकि हर 5 साल में कोई नई सरकार आ जाती है तो वो अपनी कोई नई पॉलिसी चलाने लगती है, ठीक है, तो वो भी गलत हो जाता है। फिर डी देखो, द हेड ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट द इलेक्शन, ठीक है। सो ऐसा नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट है वो अगर कॉन्फिडेंस लूज कर देती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो भी वो हट सकती है। सो सी ही आंसर बचता है कि एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, तो ये पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है हमारा कैसा कैसा है, तो उसके बारे में इन्फोग्राफिक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ओरिजिन जो है ये वेस्टमिनिस्टर सिस्टम है, तो ये सब पढ़ ही रखा है, तो इसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं, बट किसी को अगर कोई और एड ऑन करना तो कर सकता है इसमें। अगेन एक पॉलिटी से रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, तो थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए इन छोटे छोटे एस्पेक्ट्स के बारे में, ठीक है। ऑलराइट देन नेक्स्ट पे चलते हैं। So question number 47, in the context of India, which one of the following is correct relationship between rights and duties? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी कोई जो PYQ एनालिसिस कर रहे थे उसमें 2017 के हिसाब से ये डिस्कस किया था क्वेश्चन, तो जस्ट एक बार देख लो। ऑप्शन बी के राइट्स आर पर्सनल हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज। तो राइट्स एज सच पर्सनल नहीं होते, कुछ कम्युनिटी राइट्स भी दिए गए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स में। तो कोई कम्युनिटी राइट का एग्जांपल दे सकते हो? रिजर्वेशन, Right to form cooperatives. हाँ राइट टू फॉर्म आर्टिकल 9। हाँ करेक्ट, वो दे सकते हो, या फिर आर्टिकल 26 दे सकते हो। यहाँ पे एक कम्युनिटी को ये राइट है कि वो अपने जो इंस्टीट्यूशंस है या उनका जो रिलीजियस मैनेजमेंट है वो लोग कर सकें, ठीक है, तो वो भी एक कम्युनिटी राइट है। तो ये बी वाला वैसे एलिमिनेट कर सकते हो। एंड दूसरा, सोसाइटी एंड ड्यूटी से भी इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जो अनटचेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी एक्सरसाइज करना होता है अल्टीमेटली, तो वो भी चीज है। नेक्स्ट, राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इम्पोर्टेंट फॉर एडवांसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन, ठीक है। सो राइट्स हाँ इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि वो ड्यूटीज को हम लोग एलिमिनेट कर दें, ठीक है। हम लोग प्रॉपर एक अच्छा सिटीजन तभी बन सकते हैं जब हमारे जो कुछ दायित्व हैं उनको भी हम पूरा करें। इनफैक्ट गांधी का स्टेटमेंट था, राइट्स आर क्लेम्स नॉट एम्प्टी ऑफ ड्यूटीज, ठीक है, तो वो गांधी का भी था और TH ग्रीन का भी था, तो वो PSIR में हम लोग पढ़ते हैं, बट गांधी से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट, ठीक है, तो ठीक है ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है, बट वो राइट्स को आप साइडलाइन नहीं कर सकते। राइट्स आर सॉर्ट ऑफ पैरामाउंट इन द सेंस, ठीक है, तो लॉजिकल कंक्लूजन यही बनता है, राइट्स आर कोरिलेटेड विद ड्यूटीज, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें तो और कुछ था नहीं इम्पोर्टेंट, बट अगेन देख लो कि लाइन में कंसेप्चुअल की क्वेश्चंस की एक लड़ी सी लगा रखी है उसमें, तो थोड़ा ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेनी जरूरी है। तो क्लास 11 की NCERT देख लेना, उससे काफी कुछ आइडिया लग जाएगा इन टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। So question number 48, the mind of the makers of the constitution is reflected in which of the following? Again एक simple question था, कई बार हमने डिस्कस कर लिया, तो आगे डिस्कस नहीं करेंगे, तो आंसर प्रियम्बल था, ठीक है। Alright, next question चलते हैं। If you travel by road from Kohima to Kottayam, what is the minimum number of states within India through which you can travel?
इंक्लूडिंग ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, तो कोटायम कहाँ पे है? केरला। करेक्ट, तो कोटायम केरला में है। एंड कोहिमा कहाँ की कैपिटल है? नागालैंड। राइट, तो ये देख लो मैप है इंडिया का। तो कोटायम नियरली यहाँ पे है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता लगाना था। तो आंसर जो था 7 होता, और मतलब अगर केरला से निकले हो, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, देन असम एंड देन नागालैंड। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग में ना ये ड्रॉ कर लेना कि एक दो बार इंडिया का मैप ड्रॉ कर लोगे अलॉन्ग विद स्टेट्स, तो उसकी बाउंड्रीज भी क्लियर हो जाएंगी एंड ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। अदरवाइज अगर नहीं कभी ड्रॉ किया हुआ तो विजुअलाइजेशन से सिंपली करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको। ठीक है, सर यहाँ पे एक मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नॉर्थ ईस्ट से अगर आपको आना है इधर मेनलैंड में तो असम के थ्रू ही आना पड़ता है सभी स्टेट्स। एक यहाँ पे ये दिख रहा है कि चिकन स्नेक इफ यू आर गोइंग यू आर नॉट टचिंग सिक्किम, यू आर टचिंग ओनली वेस्ट बंगाल। करेक्ट। तो अभी हम वो तीस्ता रिवर की बात भी कर रहे थे ना, तो वो तीस्ता भी वो चिकन नेक का ये यहीं से ही पास होकर जा रही थी। तो ये याद रखना, ये पूरा जो चिकन नेक है ये पूरा वेस्ट बंगाल ही है। ये वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग क्षेत्र है वो है, और असम की साइड से ये जो बीटीसी हम पढ़ते हैं ना, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, वो यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, एंड अगर हम नोटिस करेंगे ना तो मोस्टली जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है वेस्ट बंगाल की या नेशनल पार्क्स हैं वो सब ऊपर ही है चिकन नेक के लिए, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन करने में भी इजी हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। करेक्ट। एंड गुजरात की? गांधीनगर। गांधीनगर। हाँ, करेक्ट। तो ये छोटे छोटे सवाल थोड़ा पता होना चाहिए कि हाँ ये क्या क्या चीज है। हाँ, मैं वेट कर रहा था कोई अहमदाबाद बोल। बट गांधीनगर ये ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। Alright, so question 50. The Parliament of India exercises the control over functions of Council of Ministers through. तो इसका क्या होगा? Adjournment motion, question आंसर, supplementary questions. क्या आंसर होना चाहिए? I think all of the above. Correct, all of the above है। So adjournment motion एक तरह का censure motion होता है, true or false? False. ट्रू होगा, ये सेंसर मोशन ही होता है एक तरह का। फिर पब्लिक उसके लिए होता है ना, तो इम्पोर्टेंस। हाँ, पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए होता है, लेकिन आप एक तरीके से किसी मिनिस्टर को आप स्टॉप कर सकते हो इसको लाने के लिए, कि अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसके अगेंस्ट उसको स्टॉप करके आप उस चीज के ऊपर डिस्कशन कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। इसीलिए केवल लोकसभा के अंदर ड्रॉ होता है, क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं, ये जो एग्जीक्यूटिव है, दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, तो उस सेंस में सेंश्योर करता है। ठीक है, सेंश्योर का एलिमेंट है एडजॉर्नमेंट मोशन में। एंड कितने लोगों को सपोर्ट चाहिए होता है इसको? 50। करेक्ट करेक्ट। तो ये थोड़ा सा चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आवर है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिखा है, ट्रू और फॉल्स? सॉरी, फॉल्स। करेक्ट। तो ऐसा इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। इंडियन इनोवेशन है क्या क्वेश्चन? आप यस। एक्चुअली नो क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आवर नहीं है। क्वेश्चन आवर तो पहले से चल रहा था। 0 आवर जो है वो इंडियन इनोवेशन है। ठीक है, ये तो हमने लिखा कहाँ पे है? रूल्स ऑफ प्रोसीजर में। राइट। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पता ही है, कब आप आस्क कर सकते हो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस?
स्टार्ट क्वेश्चंस पक्का? हाँ ऐसे ही लग रहा है। वहाँ पे वर्बल आंसर रहता है, वहाँ पे यू कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, तो वर्बल आंसर। हाँ करेक्ट, तो स्टार्ट ही है जिसके अंदर आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ओरल आंसर मिल रहा है तभी आप पूछ सकते हो। यूजली ये क्वेश्चंस जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। अनस्टार्ट जो होता है वो रिटर्न आंसर होता है, कोई क्वेश्चन फॉलो नहीं होता, एंड व्हाइट कलर का होता है। एंड एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है जिसके लिए 10 दिन पहले नोटिस नहीं दिया होता, तो वो मोस्टली ओरली आंसर होता है। एंड लाइट पिंक कलर का, या कौन सा कलर बोलते हैं, लाइट पिंक, ठीक है, लाइट पिंक याद रख लो। पिंक ही होती है। प्राइवेट मेंबर का आई गेस येलो कलर होता है। हाँ करेक्ट, प्राइवेट मेंबर का येलो कलर में होता है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। कूल है, तो इतना ही था इसके अंदर। किसी को कुछ और ऐड करना है? ओके, तो आज के लिए आई थिंक यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल जो है जो बाकी क्वेश्चंस बच गए हैं उनको कंप्लीट करके एंड देन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो किसी का कोई सजेशन, कोई एडिशन